बेटा क्या कर रहे हो? रिवाइज करो, बातें मत करो। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करो। और किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो हैं? बेटा मेहनत करते रहो बहुत अच्छे से। और अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कितना टाइम हो गया? सितंबर आ गई ना। अब ये दीपावली आएगी, उसके बाद ठंडा जाएगी, फिर आपका सीधे पेपर ही आएगा। तो इसीलिए अभी आप मेहनत से लग जाओ बहुत अच्छे से, ठीक है? मेहनत से लग जाओ और कोशिश करो कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टडी कर सकें। और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सको, ठीक है? क्वेश्चन के लिए अपना सेपरेट टाइम बनाओ। कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें अभी क्वेश्चन लगाना स्टार्ट ही नहीं किए, वो कह रहे हैं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, खाली उसी में जा रहे हैं। क्वेश्चन सही बच्चे लगा रहे हैं? बेटा सही बच्चे लगा रहे हो? क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। जब तक हम क्वेश्चन, और सबके पास बुक होना चाहिए, मुझसे ध्यान रखना, सबके पास, ठीक है? आप लोगों को दो बुक खरीदनी है, एक तो एनसीईआरटी सबके पास है, दूसरा एक और खरीद लो बस, एमटीजी फिंगर टिप्स। उसके एक बोलो मत, और उसके क्वेश्चन सफिशिएंट है बस लगा लेना। और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी हाई लेवल के, मतलब जो नीट में नहीं आएंगे लगभग, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि बायोलॉजी वो भी सॉल्व करो। क्योंकि बेटा देखो बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि फिजिक्स की तरह कोई आपको इक्वेशन नहीं पता या कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। बायोलॉजी में क्या है, कोई चीज अगर आपको देखनी है वहीं पे आंसर देख लो, याद कर लो, है ना? लेकिन अपनी कमियां देखो कि हमारी कमियां कौन से चैप्टर में कहाँ पे हैं और कितनी कमियां हैं, ठीक है अभी? और आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में कि आप लोग जो चैप्टर्स हैं उनका पीछे से रिवाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? हाँ लो, ऐसा नहीं कि लगातार चल रहे हो अगले और पीछे आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। फर्स्ट चैप्टर से हर, मैं बार बार कहता हूँ, हर संडे को एक बार पूरा रिवाइज कर लिया करो, द लिविंग वर्ल्ड से लेके और पूरा एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इसके बाद तुम्हारा फ्रॉग हो गया, ठीक है? सेल हो गया, और सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो गया, और इसके बाद तुम्हारा क्या चल रहा है, बायोमोलिक्यूल, ये भी आज हो जाएगा। तो इतने चैप्टर हो गए एक बार ही सब संडे को। कल क्या है? संडे कल। अच्छा, तो आप लोग कोशिश करना बेटा कि आज शाम को या कल सुबह जितने चैप्टर हैं सारे एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है? और वो भी लाइन टू लाइन, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी कर रहे हैं। और कोशिश किया करो जब आप रिवाइज किया करो तो बेटा अपने साथ कॉपी रखा करो, और आप लोग जब भी रिवाइज करो उस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट है वो एक बार कॉपी में जरूर लिखा करो दोबारा, कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको दोबारा पढ़ने हैं, हर बार हम वही पढ़ने हैं। ये तो कोशिश किया करो, और जिससे आप बार बार ये काम करोगे तो एक बार को आके आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे सारी चीजें। और लेकिन वही बात है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आपको उतनी समझ में आएंगी। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, कोई भी चैप्टर आप जितनी बार पढ़ोगे, चाहे आपका कितना भी तैयार हो, मतलब कितना भी तैयार हो, अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको एक नया तरीका मिल जाएगा उसको याद करने का। और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेंगी कि मैंने यार अभी तक पढ़ी नहीं थी ये चीजें। तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने तो पता नहीं कितनी बार चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन फिर भी अगर कभी, पहली बात तो मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी लगेगी लाओ पढ़ के देखो आज, तो मुझे भी लगता है कि अरे ये वाला, मतलब कुछ नहीं होगा तो ये तो पता लग जाएगा कि ये वाली लाइन में ये चीज लिखी है, कुछ ना कुछ तो लगेगा पता, कुछ नहीं होगा पेज नंबर तो पता लग जाएगा कि कौन सा पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है। मतलब मैं भी अभी सीख रहा हूँ, तो आप लोग तो अभी स्टार्टअप है, ठीक है? तो आप लोग कोशिश किया करो एक चैप्टर को कितनी बार पढ़ने आप, ऐसा नहीं कि आपने 2 बार पढ़ लिया तो आपको कंप्लीट हो गया, 3 बार पढ़ लिया कंप्लीट, अब तो छुएंगे नहीं, अब तो पेपर में छुएंगे नहीं। आप लोगों को हर संडे अपना इतना कैपेसिटी बना के रखो कि हर संडे आपको जितना टीचर्स पीछे का पढ़ाते हैं उतना आप रिवाइज कर लो, और ये लगातार बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर आपने एक महीने में 4 संडे होते हैं और 4 संडे को अगर पूरा रिवाइज कर, देखो डेली तो आप उतना पढ़ो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे आपको बताया बायोमोलिक्यूल्स अगर 4 दिन में खत्म हो रहा है तो बेटा आप 4 दिन घर पे जाके पढ़ो बस बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाओ, बात खत्म, ठीक है? जो पीछे का रिवाइज करना होता है, और ये क्या होता है कि अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल आपका डबल हो जाएगा, फिर हमारे ऊपर बोझ हो जाता है कि 4 दिन से हमने पढ़ा ही नहीं है, 4 दिन का 1 घंटा हम कैसे पढ़ लेंगे, और चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है?
सबसे देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है, या कोई बच्चा ऐसा नहीं कि बहुत स्मार्ट होता है, या कोई बच्चा ऐसा नहीं कुछ होता है। सिंपल सा तरीका होता है कि जो बच्चा कंटिन्यू डेली पढ़ाई करता है वही प्रोग्रेस करता है, चाहे वो कमजोर हुआ या फिर तेज हुआ। और ये भी ध्यान ना रखें, आपको सोचें कि अगर हम बायोलॉजी में तो बहुत तेज हैं, फिजिक्स में बहुत तेज है, केमिस्ट्री में बेटा आप कुछ नहीं हो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपने आपको ये मानो, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं इनके पहली बार में आए 500 400 नंबर, 300 नंबर, दूसरी बार में आए 100 नंबर। ये मत समझ लेना कि मेरे 400 नंबर आए तो मैं बहुत कम मेहनत करूंगा। और मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनके पहली बार में आए खाली 50 नंबर और अगली बार उनके आए 500 नंबर। मैं बार बार कह रहा हूँ, नीट आपसे मेहनत मांगता है। आप लोग पर डे कितनी मेहनत कर रहे हो ये डिपेंड करता है। और कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई ये सेट शॉर्टकट है कि आप एलन जाओगे तब सिलेक्शन होगा, ना कोई ये शॉर्टकट है कि आप 5 लाख रुपए खर्च करोगे तब सिलेक्शन होगा। कमजोर से कमजोर बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, और तेज बहुत तेज पढ़ने वाला होगा वो भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा अपनी कमियों की वजह से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बस एक चीज ध्यान रखो, एक ही फंडा है खाली पढ़ाई का, सब कुछ भूल जाओ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, डेली आप खाली 1 से 1.5 घंटे बायोलॉजी पढ़ लो, और वो भी वो पढ़ो जो आज पढ़ाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वो चीजें क्लियर करनी है, बिल्कुल कतई क्लियर एकदम। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छोटा ना रहे, ऐसा ना लगे कि यार ये वाली चीज तो मैं 10 दिन बाद पढ़ रहा हूँ। और संडे को जाके एक बार पूरा रिवाइज मान लिया करो, फर्स्ट चैप्टर से लेके जो चल रहा है वहां तक, जैसे द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, और सेल साइकिल, सेल डिवीजन। लगभग अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो मुझे लग रहा है 6-7 चैप्टर हैं। इन 6-7 चैप्टर को मुश्किल से लगेंगे 4 घंटे, 4 या 5 घंटे, अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो तो। और डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बेटा एक ही चैप्टर को आपको लग जाएगा 5-6 घंटे। इसीलिए आप डेली पढ़ाई करो, और ये चैप्टर का नंबर हर संडे को बढ़ता जाएगा, यानी कि एक चैप्टर हर संडे को बढ़ेगा, सोचो, समझ रहे हो। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपकी जो बायोलॉजी पूरी मुट्ठी में होगी, आप लोग ये कहोगे कि सर मैं एक रात में पूरी खत्म कर सकता हूँ उसे, मतलब रिवीजन करके। और ये तब होगा जब आप कतई कंटिन्यू तरीके से पढ़ाई करोगे। मैंने आपसे बार बार बोला है कि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि कुछ ऐसा होगा जिससे आपको एकदम से कोई टैबलेट में दूंगा बाद में पेपर के टाइम पे और आप खाओगे उसके बाद आपको बायोलॉजी अंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। और मैंने ये भी बोला है कि आप लोगों को बेटा अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन आप लोग एक टारगेट बनाओ कि मुझे 5 घंटे पढ़ाई करना ही करना है, उसके बाद ही मैं कुछ देखूंगा अगले, ठीक है। और ये सभी बच्चे फॉलो करो, जब तक आप नहीं करोगे तब तक ऐसे काम नहीं चल पाएगा। और आपके पास तो बेटा सुविधाएं इतनी है आजकल कि आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक, देखो टॉपिक या आपके डाउट तभी होंगे जब आप पढ़ाई करोगे, डाउट तब तक ही नहीं होते जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई नहीं करोगे डाउट किस बात के, फिर तो यहाँ पे भी वैसा है, वैसा ही घर पे है। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों को स्मार्ट तरीके से हम लोग याद कर सकें। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होता कि जो ना पढ़े और फिर भी वो तैयार करता रहे, ऐसा कुछ नहीं। भूलने की आदत सबकी होती है, सही है। मैं भी बोल सकता हूँ अगर मैं 1 साल ना पढ़ाऊँ बायोलॉजी तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाऊँगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, मेरी तो प्रैक्टिस डेली होती रहती है हर चीज़ की, तुम्हें क्या लग रहा है। लेकिन वही बात है कि आप लोग भी इतना कोशिश करो कि आप लोग पढ़ाई करो मेरे से, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कल स्टार्ट किया चैप्टर वो कौन चल रहा था बेटा, बायोमोलिक्यूल। कौन चल रहा था? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, 4 दिन नहीं था। नहीं, अब आपको शांत रहना, ठीक है। मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो 4 नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलो, आवाज़ आ रही सबको? आवाज़ तो आ रही ना, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगता होगा ना, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि कल हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने पहले क्या पढ़ाया था आपको, प्रोटीन के बारे में पढ़ाया था, लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया हमने, बायोमोलिक्यूल्स में माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, ये सब हमने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे एंजाइम्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा?
तो आप लोग एंजाइम्स निकालो, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं एंजाइम। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बेटा कल मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ पे ये बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई। एंजाइम सीखे से किससे होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ से होता है? इसके बाद मैंने कहा था जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके पास क्या होती हैं? डक्ट। क्या होती हैं? और वो टारगेट पे ही छोड़ जाते हैं एंजाइम, ठीक है। एंजाइम काम क्या कराते हैं? किसी भी रिएक्शन रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सही है, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं बायो कैटालिस्ट। क्या कहते हैं? क्लियर, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था एंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिक होते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, अगर बेटा अगर टाइलिन एंजाइम है, कहाँ पे होता है? हमारी सलाइवा में, सलाइवा में होता है। अगर टाइलिन एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है तो वो स्टार्च को ही डाइजेस्ट करेगा, ना कि वो किसको करेगा? प्रोटीन को। अगर पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है तो किसको करेगा? प्रोटीन को ही करेगा। यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट के लिए कोई एंजाइम क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ऐसा होता क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि एंजाइम में एक्टिव साइट होती है। क्या होती है? और जब तक उन एक्टिव साइट में कोई भी सबस्ट्रेट सही से फिट नहीं होगा तब तक वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। इसका सबसे सिंपल मैंने बताया था आपको तरीका कि हमने देखा था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जैसे हर किसी जो की होती है, चाबी होती है, उसके लिए लॉक क्या होता है? अलग टाइप का होता है। और जो आप लोग समझ लो चाबी में वो होता है घुमा हुआ, अरे वो क्या होती हैं? खांचे। ये हैं जो यही तो अलग होते हैं। अरे ये एग्जाम्पल है तो यहाँ पर सामने यही तो अलग होती है ना। और यही मान लो एक्टिव साइट है ये एंजाइम्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? कोई सबस्ट्रेट अब इसमें फिट बैठेगा तभी ताला खुलता है। भाई ये मेरी गाड़ी की चाबी है तो मेरी गाड़ी का लॉक खुलेगा, दूसरे में ना खोल लूँगा जाके, क्योंकि ये फिट ही नहीं बैठ पाएंगे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही एंजाइम वर्क करता है कि एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है वो फिट होनी चाहिए किससे? सबस्ट्रेट से। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद मैंने कहा था एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन को बढ़ाता है और किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि वो खाली क्या करता है? उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे अच्छा आपने वही देखा था, एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो आपस में फिट होता है तो क्या बन जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद मैंने कहा था सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किसमें कर देता है? प्रोडक्ट में। और इसके बाद बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होता है? एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ पे चाबी और ताला आप लोग बहुत अच्छे समझ गए। इसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था कि एंजाइम जो होते हैं अगर रेट निकालने किसी का तो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट कितने टाइम में बनना है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, सही है। यहाँ पे अब मैंने कहा था यहाँ पे इन्हें एग्जाम्पल बताया कि जैसे ग्लूकोज होता है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस हुआ तो कितना क्या बना? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने। और ये 10 स्टेप प्रोसेस होती है तो यहाँ पे एंजाइम्स भी कितने यूज होते हैं? 10 एंजाइम यूज होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, वो दूसरे किसी भी सबस्ट्रेट से बाइंड हो ही नहीं सकता। और जब होगा नहीं तो वो क्या 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 नहीं करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? वो एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसमें क्या हो लगता है? एक्टिवेशन एनर्जी। और मैंने कहा था जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता है? कम। क्या कर देता है? कम। और इससे क्या होता है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, सही है। तो बेटा आप लोगों ने ये देख लिया विदाउट एंजाइम देखो इसका पीक कितना ज़्यादा है और एंजाइम साथ में तो कितना कम है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि जो एंजाइम ये तो वही है एंजाइम एक्शन, ये तो आप लोग बार बार नहीं पढ़ रहे हैं। अब फैक्टर पे आते हैं। मैंने कहा था टेम्परेचर, क्या कहा था? मैंने बताया था टेम्परेचर मतलब एंजाइम जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसको चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम का मतलब होता है कि जिस मैक्सिमम जिस पे वो मैक्सिमम वर्क कर सके वो क्या होता है उसका? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे आप लोग मान लिया सपोज 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपका ऑप्टिमम है, उस पर आप मैक्सिमम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे कहा 10 घंटे पढ़ो तो आप नहीं कर पा रहे हो। अब जैसे ऐसे एंजाइम होता है, एंजाइम का अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मान ली कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो आप लोग अगर 30 डिग्री से कम करोगे
ये ज़्यादा करोगे, सही है। लेकिन एक्यूरेट 30 नहीं कर रहा हूँ, 10-20 का तो डिफरेंस होता है। लगभग ऐसा होता है कि 40-45 डिग्री से ज़्यादा करोगे तो फिर एंजाइम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, सही है। जैसे 40 डिग्री से 50 पे गए तो एंजाइम एकदम से बहुत ज़्यादा क्या होंगे, स्लो कर देंगे अपना काम, ठीक है। ऐसे ही जब कम करोगे तो देखो, जब कम करते हैं तो मैंने कहा था इनएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, तो वो एक्टिव द्वारा हो सकते हैं। इसीलिए जब टेम्परेचर कम करते हैं तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा करने पे होता है। वहाँ पे डीनेचर हो जाता है, क्योंकि एंजाइम किससे बना है, प्रोटीन से। किससे बना है, और प्रोटीन अगर डीनेचर हो जाएगा तो दोबारा से वो एक्टिव नहीं होगा, समझ गए आप लोग, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि ऑप्टिमम से एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर आप 10 डिग्री बढ़ा रहे हो कम कर रहा है तो रिएक्शन जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है। कितना होता है, ये पढ़ लिया था हमने। ऐसे ही पीएच का हिसाब होता है, पीएच अगर कम होगी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, कम, सही है। दोनों का ये बताया था। तो आप लोगों ने देख लिया था टेम्परेचर और पीएच। इसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे मैंने ये बताया था, सिंपल सा आप लोग ये समझ सकते हो। मान लिया आपके पास बेटा 100 एंजाइम है, कितने, 100 एंजाइम है, और तो उनके पास जो एक्टिव साइड होंगी वो 100 होंगी, कितनी होंगी, 100 एंजाइम होंगे, तो उनके पास जो एक्टिव साइड होंगी वो कितनी होंगी, 100 एक्टिव साइड होंगी। अब आप लोग बताओ, आप लोगों को पता है एक्टिव साइड में कोई भी सबस्ट्रेट फिट होता है। अब मैंने मान लिया 20 सबस्ट्रेट है मेरे पास, कितने हैं बेटा, 20 सबस्ट्रेट का मतलब है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि 20 कोई चीज़ है जो मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने हैं। मैं 20 से 30 करूंगा, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी, 40 करूंगा बढ़ेगी, 50 करूंगा बढ़ जाएगी, 70, 80, 90, 100 तक बढ़ेगी। उसके बाद अगर मैं सबस्ट्रेट अब 120 ले आऊँ घटेगी भी नहीं, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि 100 जो होंगे वो 100 फिट हो जाएंगे, उतने ही होते रहेंगे। तो 20 करो ना 200 ना ले आओ, लेकिन एंजाइम एक्टिविटी फिर नहीं बढ़ेगी, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ बना हुआ है, वो आप लोग अच्छे समझ सकते हो, ये वाला। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि अगर मैं सबस्ट्रेट को बढ़ा रहा हूँ तो बताओ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो रही, बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम पे आके वो क्या हो रही है बेटा, कांस्टेंट, क्योंकि उस टाइम सबस्ट्रेट सारे बाइंड हो जाएंगे एंजाइम से। तो उसके बाद तो तुम कितना भी ना बढ़ाओ उससे क्या फर्क पड़ता है, वही सबस्ट्रेट कितना ही बढ़ा दो, एंजाइम की सारी एक्टिव साइट बाइंड हो गई तो उतना ही तो होगा। तो यानी कि वेलोसिटी एंजाइम क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट, ये वाला। और ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंजाइम से 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, इसलिए ध्यान रखना है कि ये वाला हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी वाला हो गया, ये सब ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अच्छा ये केएम वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा है केएम, क्या लिखा है बेटा, केएम वैल्यू का मतलब है यहाँ पे सबस्ट्रेट का इतना अमाउंट या इतना कंसंट्रेशन, किसका, सबस्ट्रेट का, जिसपे बेटा वेलोसिटी जो, यानी कि वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, वो बी मैक्स की कितना हो जाए, हाफ, कितना हो जाए, हाफ। वो किसी रिएक्शन का क्या होता है, केएम वैल्यू होता है, क्या होता है, केएम वैल्यू का मतलब है एवरेज, क्या होता है, एवरेज। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आप लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो लगातार, तो वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है, लेकिन ये बी मैक्स की कितनी हो जाए, आधी। उस टाइम पे जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा वो उसका क्या होगा, केएम वैल्यू, क्या होगा बेटा, केएम वैल्यू। समझ गए आप लोग। ये ऐसे ध्यान रखना, अगर आप लोग लिखना है तो ऐसे लिख लो एक साइड में, केएम इक्वल टू बी मैक्स बाई हाफ, ये लिख लो ऐसे, सही है। केएम वैल्यू क्या होता है, बी मैक्स का आधा, सही है। तो यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर किसी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो एक टाइम पे आके बढ़ता रहेगा वेलोसिटी रिएक्शन की, और एक टाइम पे आके क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। फिर आप कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखो बेटा, अगर यहाँ पे तो कांस्टेंट हो गई, ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर सबस्ट्रेट कम करोगे तो वेलोसिटी कम नहीं होगी क्या, होगी ना, और सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाएगी, समझ गए। तो इसीलिए ग्राफ कैसा है, ऐसा है, ठीक है, समझ गए ग्राफ, सही है। तो हम लोग कंसंट्रेशन समझते हैं, सबस्ट्रेट क्या है, लिख लिया आप लोगों ने। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, काफी सिंपल सा वही लिखा हुआ होगा, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। देखो यहाँ पे कह रहा है विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर तुम किसी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की क्या करोगे, बढ़ाओगे, सही है। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट, यानी कि पहले तो लगातार वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। भाई आप लोग खुद सोचो, अगर 20 एंजाइम है
और 10 सबस्ट्रेट है, और आप लोग सबस्ट्रेट बढ़ाओगे 20 तक तो बढ़ेगी, लेकिन 20 पे आके क्या हो जाएगी कांस्टेंट। फिर इसके बाद कितनी बढ़ाना, क्योंकि कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं रहेगी, और जब फ्री नहीं रहेगी तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। और कह रहा है द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच अ मैक्सिमम वेलोसिटी, जब रिएक्शन कहाँ पहुंच जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी पे, तो कह रहा है Bmax which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate, और उसके बाद कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाना रिएक्शन वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। और कह रहा है दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ये पहले कह रहा है कि जो पहले थे सबस्ट्रेट कम थे, और बेटा उसका जो एंजाइम का एक्टिव साइट था वो ज़्यादा था, तो तुमने सबस्ट्रेट को बढ़ाया तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन एक टाइम पे आके सब एंजाइम अब फिट हो गए, किससे, सबस्ट्रेट से। अब तुम सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ाओ लेकिन कोई भी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। कह रहा है सैचुरेशन का मतलब होता है जो फिट होना, ठीक है, वो सैचुरेट हो गया। कह रहा है देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल, यहाँ पे अब कोई नहीं बचा, क्या एंजाइम मॉलिक्यूल कोई फ्री बचा ही नहीं। तो कह रहा है बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम। When the binding of the chemical shoots off enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor। अब यहाँ पे समझो एक बार, ये क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है एक नाम आता है इनहिबिशन, क्या आता है, इनहिबिटर। देखो यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फैक्टर, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो पहला तो हो गया पीएच, अगर तुम पीएच ज़्यादा करोगे कम करोगे तो एंजाइम एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। दूसरा हो गया टेम्परेचर, क्या हो गया, टेम्परेचर अगर ज़्यादा करोगे कम करोगे तो क्या होगा, अफेक्ट होगा। तीसरा क्या बताया मैंने, सब पहला बेटा हो गया तुम्हारा पीएच, दूसरा क्या हो गया टेम्परेचर, और तीसरा हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये हो गया। और चौथा होता है एक इनहिबिटर, क्या होता है, इनहिबिटर क्या होते हैं वो समझो आप लोग। देखो ये क्या होता है इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे देखो ये क्या है, कोई एंजाइम है, क्या है बेटा, ये कोई एंजाइम है, और इसकी ये क्या है, एक्टिव साइट, क्या है, एक्टिव साइट है। ये इसका सबस्ट्रेट ऐसा ही तो होगा, बताओ सबस्ट्रेट कैसा होगा, ऐसा होगा, सही है। अब अगर मुझे यहाँ की जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कम करनी है, क्या करनी है, मैंने क्या किया, मैंने इस टाइप का कोई इनहिबिटर डाल दिया, क्या डाल दिया, इनहिबिटर। अब आप लोग बताओ अगर ये इससे बाइंड हो गया पहले जाके तो क्या ये सबस्ट्रेट फिट होगा इसमें, और एंजाइम क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ गए आप लोग, इन्हीं को बोलते हैं इनहिबिटर, क्या बोलते हैं बेटा। और आप लोग बताओ इनहिबिटर हमेशा जो होना चाहिए उस सबस्ट्रेट की तरह होना चाहिए, उसकी तरह दिखना चाहिए, अगर उसकी तरह नहीं होगा तो ये फिट ही नहीं होगा। अब मान लिया मैं ऐसा ले आऊँ यहाँ पे इनहिबिटर, क्योंकि यहाँ जाके फिट होगा, नहीं होगा ना। और तो इसका मतलब इन्हें बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, क्या बोलते हैं बेटा, इनहिबिटर, यानी कि दिखते भी कैसे हैं, सबस्ट्रेट की तरह। अगर सबस्ट्रेट की तरह नहीं दिखेंगे तो फिर ये बाइंड कैसे होंगे, और ये जब उसकी जगह को भर लेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम। समझ गए। तो इनहिबिटर किसे बोलते हैं, जो रिएक्शन रेट को कम कर दें, यानी एंजाइम एक्टिविटी को कम कर दें। अब वो कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल दिखने चाहिए किसकी तरह, एंजाइम, वो एक सबस्ट्रेट की तरह। समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। जो हम डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। अगले कह रहा है व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली, अब देखो यहाँ पे लिखा है क्लोजली रिजेंबल्स, यानी कि दिखते कैसे हैं, द सबस्ट्रेट in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब हुआ कि वो जो तुम डाल रहे हो इनहिबिटर वो बिल्कुल किसकी तरह होना चाहिए, सबस्ट्रेट की तरह। आप लोग खुद बताओ बेटा, अगर ये एक तो ऐसा हो सकता है, देखो ये कैसा हो सकता है, सबस्ट्रेट कैसा हो बेटा, या तो ऐसा हो सबस्ट्रेट, समझ गए, और यह कैसा हो, ऐसा, यानी कि इसकी एक्टिव साइड से बाइंड हो जाए खाली, और वो तभी होगा जब सबस्ट्रेट की तरह होगा। क्लियर हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगले देखो, कह रहा है ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरली विद द सबस्ट्रेट द इनहिबिटर कॉम्पैक्ट विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। ये कह रहा है कि ये कैसे कम करता है,
सबस्ट्रेट जहाँ बाइंड होता है एंजाइम में एक्टिव साइड में, ये वहां पे जाके बाइंड हो जाता है। सही है, पहले से ही। अगले करेक्ट, द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। और इसके बाद एंजाइम एक्शन क्या हो जाता है? डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब कम। मतलब सिंपल सा ये होगा कि एंजाइम जो होगा उसमें एक्टिव साइड होती है। आप लोग पता है एक्टिव साइड से फिट होगा कोई भी क्या सबस्ट्रेट, तो मैंने कहा था वो बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे एंजाइम का क्या होता है एक्टिव साइड, तो सबस्ट्रेट हमने ऐसा दिखा दिया। सही है। अब अगर मुझे एंजाइम एक्टिविटी कम करनी है तो सिंपल सा मतलब है कि सबस्ट्रेट की तरह ही क्या होना चाहिए, तभी वो इसकी एक्टिव साइड से बाइंड हो जाएगा और एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होने देगा। और जब नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? एंजाइम एक्टिविटी अपने आप से क्या हो जाएगी? डिक्लाइन। क्लियर हुआ भाई? आप लोग बताओ, ये 5 लोगों की रेंज है। सही है, 5 लोगों की है। अब यहाँ पे 1 बैठेगा, सही है, 2 बैठ रहे हैं, 3 बैठ रहे हैं, 5 बैठ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसकी जगह पे कुछ और बैठा दूँ तो कैसे बैठ जाओगे भाई? यही तो यहाँ पे हो रहा है और क्या हो रहा है? एंजाइम की सबस्ट्रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट जगह पे कौन आ जाता है? इनहिबिटर आ जाता है और वो क्या करता है? एंजाइम एक्टिविटी को कम। ठीक है बेटा। इसके बाद एग्जाम्पल से दिखा रहा है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ये क्या है बताओ? एक एंजाइम है, क्या है? और कह रहा है बाई मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। ये कह रहा है जो मेलोनेट होता है वो किसकी तरह दिखता है? सक्सिनेट की तरह। और कह रहा है सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ पे। यानी कि भाई मेलोनेट क्या दिखेगा? सक्सिनेट की तरह। तो मेलोनेट पहले से फिट हो जाएगा किससे? डिहाइड्रोजनेज से, तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक पढ़ो। ठंडा पानी है, ठंडा पानी की बात है। ठंडा कैसा है? सर इससे ठंडा ही है। सबसे कम कान है नॉर्मल है। बेटा यहाँ तक पढ़ो, बात मत करो। गर्मी में थोड़ा वो होगा इंसान मैं करिए यहाँ पे गर्मी बहुत लग रहा है ना। चलो बेटा यहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्लासिफिकेशन, क्या करें बेटा? यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो आप लोग। एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर का मतलब है जो एंजाइम्स का जिस टाइप का वर्क होता है। सही है, उसी हिसाब से हमने क्या किया? एंजाइम्स के नाम रख दिए। जैसे अगर कोई एंजाइम जोड़ रहा है किसी को, क्या कर रहा है? आप बताओ जो जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। कौन करता है? लाइगेज। सही है। अब ऐसे करके यहाँ पे आप, हाँ बताओ, आप लोगों को यहाँ पे नाम याद रखने से पहला कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। सही है, इस टाइप के एंजाइम होते हैं। दूसरा कौन सा है बेटा? ट्रांसफेरेज। मतलब क्लासिफिकेशन कितने उसमें किया एंजाइम की वो सब बता रहा हूँ मैं। तीसरे टाइप कौन से होते हैं बेटा? चौथा और पांचवा क्या है? आइसोमेरेज। छठा एक और होगा लाइगेज। ठीक है, ये 6 टाइप के क्लासिफिकेशन किया है हम लोगों ने। किस बेस पे? कि एंजाइम का फंक्शन इस टाइप का है। जैसे ये नाम से तो नहीं पता लग रहा है क्या?
ऑक्सीजन रिडक्टेज यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता हो और वो क्या करती हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइज और, अब आप जानते हो ऑक्सीजन रिडक्शन क्या होता है, तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एस रिड्यूस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं, उन एंजाइम्स को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा लिखा है ट्रांसफरेज, क्या लिखा है बेटा, कह रहे हैं एंजाइम्स कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, यानी कि पूरा ग्रुप क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग कौन से एंजाइम उस कैटेगरी को, ट्रांसफरेज। तीसरा लिखा है हाइड्रोलेज, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, यानी लिखा है एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक हाइलाइड और पीएन बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बॉन्ड ट्रांसफर कर रहा है ना, ये तो हो रहा है अभी हो रहा है। इसके बाद लाइज का काम क्या है, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। बेटा यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे विदाउट वाटर होता है, ये डिफरेंस होता है यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे आइसोमेरेज का मतलब क्या होता है बताओ, केमिस्ट्री में पढ़े आपने आइसोमेरेज, अरे होती नहीं है, जिसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, मॉलिक्यूलर सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज रहता है, वही तो होते हैं, हाँ सही आइसोमेरेज। और लास्ट कौन सा है, लाइगेज, यहाँ पे चीजों को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आप लोग बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं करना पढ़ाऊंगा, ये तो आप जानते होगे क्या होता है, सही है। और जो एंजाइम किसी को ब्रेक डाउन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, उन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइज, सही है। इसके बाद लाइज का मतलब क्या है, विदाउट वाटर, और इसका मतलब क्या है, आइसोमेरेज का मतलब, अरे स्ट्रक्चर सेम रहता है, वो चेंज रहता है क्या, नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज रहता है, ये तो होता है आइसोमर। इसके बाद लाइगेज का मतलब क्या होता है, जो जोड़ते हैं, सही है। वो एंजाइम कौन से होते हैं, लाइगेज, क्लियर हुआ बेटा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अब रह गया वो रह गया कोफैक्टर, क्या रह गया, कोफैक्टर। चलो यहाँ तक आप लोगों ने ये समझ लिया, अब आप लोग पढ़ते हैं कोफैक्टर, क्या पढ़ते हैं, कोफैक्टर, भाई कोफैक्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोफैक्टर। चलो कल मैंने कोफैक्टर के बारे में आपको क्या बताया था बताओ, मैंने कहा था कोफैक्टर कल, अरे कल नहीं परसों बताया था उस वाली क्लास में। ये बताओ कोफैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो एक बात सुनो, जैसे किसी का नाम होता है, आपका नाम क्या है, भावना, अगली क्या लगाती हो, भावना शर्मा, अब इनका नाम भावना शर्मा है, तो भावना तो इनका मेन नाम है और शर्मा क्या है, कोफैक्टर। ऐसे मानो कि यहाँ पे बोलते हैं कोफैक्टर, ऐसे कोफैक्टर नहीं है, सही है। ऐसे हर किसी का क्या होता है, अब इनका नाम क्या, भावना खाली बोलोगे तो कंप्लीट होगा, जब तक शर्मा नहीं बोलोगे तब तक कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे हर किसी का अलग होता है भाई, हर किसी के नाम में कोफैक्टर है नहीं है, तो ये हमारे नाम जब विदाउट कोफैक्टर अधूरे होते हैं तो फिर ये एंजाइम कैसे पूरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एंजाइम में भी क्या होता है बेटा, कोफैक्टर। ये होता क्या है समझ लो एक बार से, ऐसा होता है, आप लोग यहाँ पे समझो, क्या करते हैं, चलो अब आवाज आ रही है, अब ठीक है ना, बहुत देर में बोलना पड़ रहा था। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेटा कोफैक्टर क्या है, ठीक है। कोफैक्टर के बारे में समझते हैं ना, सही है, हाँ हल्के बोल रहा हूँ, हल्के बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ बेटा, अब भैया याद पड़ गई ना एकदम, अभी हल्के से बोलूंगा। कोफैक्टर क्या है देखो इधर देखो पहले समझ लो, कोफैक्टर का मतलब क्या है, ये कैसे काम करते हैं देखो। मैंने कहा था एंजाइम जो होते हैं कंप्लीट एंजाइम, उनके पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। ये काम कैसे करते हैं देखो, ऐसे करते हैं, मान लिया इधर देखो बेटा, ये कोई एंजाइम है, ऐसा है, ये कैसा एंजाइम है, ऐसा एंजाइम है, सही है। अब आप लोग बताओ बेटा जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, इधर देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर सबस्ट्रेट कैसा है, ऐसा है, ये बात समझे आप लोग। अब आप लोग बताओ क्या ये एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए फिट बैठ पाएगा, नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि बेटा मैंने ऐसे नहीं बनाया है कि
अब तो मैंने गोल बनाया है, या फिर से बना दे। अब आप ऐसा बना दो कि आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। अब तो अलग लग रहा है। हाँ, अब परसा तो आर्टिस्ट है, मैं क्या करूं? उसकी तरफ नहीं आ सकता यार। देखो ये अब तो सही अलग अलग है। अब आप लोग बताओ, ये वाला सबस्ट्रेट के यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो ये एंजाइम क्या वर्क कर पाएगा? विदाउट। अब कोफैक्टर कैसे होते हैं? कोफैक्टर बेटा ऐसे होगा यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कुछ बात मत करो बेटा, अगर ऐसा हो और इसको पहले मैं यहाँ पे लगा दूं, तो बताओ ये एंजाइम और सबस्ट्रेट काम करेगा नहीं करेगा? फिट हो जाएगा, क्योंकि ये फिर कैसा हो जाएगा? देखो ऐसा हो जाएगा। ये देखो ये बेटा, ये ऐसे करके लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? ये कलर कैसा बन दिया है? अरे ये देखो बेटा, बोल क्यों रहे हो? ये मैंने ऐसा ले लिया। अब बताओ ये क्या है? कोफैक्टर। अब बताओ ये फिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मैं यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ और ये कोफैक्टर यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ, बस ये कोफैक्टर काम होता है। अब ये सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा, तो विदाउट कोफैक्टर क्या बताओ ये एंजाइम काम कर सकता था? नहीं। अब ये सबस्ट्रेट फिट हो सकता है, तो इसका मतलब कोफैक्टर कैसा हो गया? ये हो गया। मतलब ये बोल सकते हो आप लोग, विदाउट कोफैक्टर कोई भी वो एंजाइम क्या नहीं करेगा? कंप्लीट एंजाइम नहीं होगा। मतलब वो ऐसे, अब ऐसा नहीं हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके पास क्या होना चाहिए? कोफैक्टर साथ में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही देखो। तो सिंपल सा मैं एक आपको रिएक्शन यहाँ पे लिखो बता दे रहा हूँ, ये बनाओ तो बना दो ऐसे करके, तो आपको ध्यान रहेगा। कोफैक्टर, ये क्या है बेटा? कोफैक्टर है। और ये क्या है? कोई एंजाइम है। और यहाँ पे इसका कलर भी वही करूँगा, फिर बनाओ आराम से, बहुत रहता है। इसके बाद ये क्या है बेटा? सबस्ट्रेट। ये ऐसे काम करता है कोफैक्टर। क्लियर हुआ? बच्चे यहाँ पे बहुत क्रिएटिव बैठे, क्रिएटिव है। क्रिएटिव बच्चे, क्रिएटिव। बेटा पढ़ाई पढ़ाई करते रहो मेहनत से। बेटा कल संडे है, आप लोगों को वो नहीं करना है घर पे जाके क्या सो रहे हो या कुछ कर रहे हो और या कुछ कर रहे हो, तो संडे को आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? और मेरे हिसाब से तो ऐसा किया करो। क्या आज सैटरडे है, तो आप लोग शाम को बैठना आराम से पढ़ाई करने, और इतवार को सुबह को उठना। ठीक है? और इतवार की सुबह को उठना पढ़ाई करके, और मुझे लग रहा है पूरी बायोलॉजी आप लोग आराम से पढ़ लोगे 6 चैप्टर की, बढ़िया करके 6 से 7 चैप्टर आराम से पढ़ाई कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो कोशिश करना कि ये बेटा आप कर सको। ये बना लिया, बना लिया। अब आप लोग एक रिएक्शन लिख लो बेटा। देखो इधर देखो, कंप्लीट एंजाइम तब होता है, कब होता है बेटा? कंप्लीट एंजाइम कब होता है? जिसमें प्रोटीन पार्ट होता है, और साथ में क्या होता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर कैसे होते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट। कैसे होते हैं बेटा? अब यहाँ पे देखो आप लोग, कंप्लीट एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? ये बेटा बहुत बार पूछा चुका है, ध्यान रखना। नीट में मुझे लग रहा है हर बार ये पूछ देते हैं। होलो एंजाइम इक्वल टू होता है प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम, और प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है? कोफैक्टर। ये मुझे लग रहा है हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है, ये चैप्टर जब भी पूछ जाएगा ये क्वेश्चन आएगा 100%। लिख लो ऐसा करके।
तो ये को फैक्टर ये होते हैं, समझ गए? देखो आज तो लाइट चल रही है ना, ये बंद कर दिया। गर्मी लगती है इसलिए बंद किया है, आपको ठंड लगेगी। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जरा सा 100 वाट का बल्ब चुनना है वो वाला, आपने देखा वो पहले बल्ब आता था 100 वाट वाला रेड कलर का है, वो ठंडों में जरूर लगाते थे। हाँ भाई येलो कलर का ये वाली रेड कलर का मैंने वही बोल दिया। हाँ रेड और येलो दोनों ऐसे वो होता है। तो बोलो मत। तो आपने देखा होगा जब हम रूम पे रहते थे तो ठंडों में पड़ते हुए ठंड लगती थी। अब उस टाइम ऐसा नहीं बिलोर ले लेंगे, तो उस टाइम पे वो बल्ब हमने रख लिया था कि मकान मालिक को पता ना लगे, क्योंकि उससे पता लग गया तो वो बहुत गाली देगा 100 वाट का बल्ब चला रहे हो। सही है। तो जब वो सो जाते थे चुपके से कमरा लगाया और खिड़की लगाई, फिर और उसके बाद वो वाला वो सीएफएल निकाली, वो वाला बल्ब लगाया, फिर कमरा थोड़ा सा हीट दे दो, उसमें अच्छा लगता था पड़ते हुए। ये मैंने बहुत किया था, बहुत किया था। लेकिन वो बिल अब एक कमरे में चल रहा है, उसे क्या पता, वो कभी पकड़ ही नहीं पाया मुझे। और मैं गेट लगा के आराम पढ़ाई करता था, इससे अगर वो आ भी जाए तो पहले वो हटा दूं सिस्टम। गैर नहीं बेटा, थोड़ा फायदा के लिए करता था ये। आप लोग भी जहाँ आपका थोड़ा बहुत फायदा हुआ करे तो इतनी टेंशन ना लिया करो। ठीक क्या बात अब ऐसा सुनना, इतना लापरवाह देखी वो जल रहा है, मैं सो गया तो पकड़ ही देगा उसको आगे। बेटा ये लिखनी है आप लोगों ने। तो होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एंजाइम। क्या होता है? प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? को फैक्टर। क्लियर हुआ? अब ये को फैक्टर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? एक होते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल आयंस। तो इसके बोलो मत बेटा, इसके नीचे 3 लिख लो। एक लिख लो प्रोस्टैटिक ग्रुप, और दूसरा क्या लिखो बेटा? कोई भी को एंजाइम हो सकता है वो, और तीसरा क्या हो सकता है बेटा? मेटल आयंस हो सकता है। बस अगर आपको इतना आता है बस क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप लोग यहाँ से। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं। बच्चे एब्सेंट क्यों मोड़ रहे हैं लगातार? बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जो एब्सेंट रह रहे हैं। बेटा सबके नाम लिखे जाएंगे अब, समझ रहे हो? जो लोग एब्सेंट रह रहे हैं 4-5 दिन तक, अगर लगातार रहेंगे तो सबके नाम लिख के फिर उनको परमिशन नहीं मिलेगी क्लास में बैठने की। जो बच्चे अगर 5 दिन लगातार एब्सेंट रहेंगे, 4-5 दिन हो गए अगर एब्सेंट रहते हुए, तो उनके भी नाम लिखे जाएंगे। तभी क्या उनको क्लास में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी? हाँ। मेटल आयन, मेटल आयन। तुम लोग क्या समझ रहे हो? और ये क्या लिखा हुआ नीचे? ये आयन की स्पेलिंग गलत लिखी क्या? नहीं, सही है। सही है। अच्छा तो किसे लिख रहा है? चलो बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने, बताओ। तो एक बार फिर सुन लो, बातें मत करो आप लोग, एक बार और सुन लो। मैंने कहा कंप्लीट एंजाइम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंजाइम तब बनता है जब उसके पास प्रोटीन पार्ट भी हो और कैसा हो? नॉन प्रोटीन पार्ट। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट। अच्छा ऐसा वाक्य एक जगह हो रहा है, कहाँ पे बताओ? हाँ ये भी था। कौन बोला? किसने बताया? अच्छा ठीक है। वहां पे क्या था? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स आर नॉट। चलो 2 जगह तुम लोग खुश हो गए, तीसरी जगह बताओ कहाँ बताया था मैंने? एक जगह और है, अभी तुम लोगों ने बताया लेकिन आपने पीछे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ऐसा ही सेंटेंस में बोलो।
क्या वहाँ क्या बताया था मैंने ऐसा? नहीं, ये तो यहाँ बता दिया। हाँ, लोकोमोशन में कहाँ होता है? मैंने कहा था ऑल मूवमेंट ना, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट्स आर नॉट। हो सकता है इन तीन लाइनों से क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज एक बार करवा देता हूँ, ठीक है? अब वो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वो स्टेटमेंट में देगा, क्या देगा बेटा? एक स्टेटमेंट में। लेकिन आप लोगों को वहां ये ध्यान रखना है कि ऑल वो किसकी बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि उल्टा लिखा हो आप लोग तो चक्कर पड़ जाओ, ये तो बात बहुत चीज आ गई भाई, आ गए सबने बताया था एक बार। कहीं वो लिख दे ऑल वर्टिब्रेट्स, वो ऑल कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट आर नॉट वर्टिब्रेट, उल्टा लिख दे, आप लोग सोचो सही है ये, तो ये ध्यान रखना है आप लोग। यहाँ पे मैं तीनों फिर बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट, पहली चीज। दूसरा हो गया वहां पे ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट, और तीसरा मैंने बताया था ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। क्लियर है ना? तो तीनों आप लोग ध्यान है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। आया था? मैं कह रहा था एक साल, हर साल आएगा एक क्वेश्चन इन तीनों लाइनों से, और ये तीनों लाइनों ध्यान रखना बस मुहावरे की तरह। अगले आ जाओ, चलो पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है। देखो कह रहा है एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको पता है प्रोटीन है तो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। कह रहा है हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन व्हिच नॉन प्रोटीन पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कॉल्ड सो फैक्टर आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एंजाइम वर्क तब करेगा जब उसके साथ कोई भी कोफैक्टर लगा होगा। ये बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है। क्लियर हुआ? अगले देखो बेटा, कह रहा है एक्टिव इन दी इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम व्हिच कॉल्ड द, यानी कि प्रोटीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? एपो एंजाइम। और दूसरा लिखा है थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। पहला कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा हो सकता है क्या? और तीसरा क्या हो सकता है बेटा? मेटल आयंस। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, दूसरा क्या है? कोएंजाइम, और तीसरा क्या है बेटा? मेटल आयंस। किसके बारे में? मेटल आयंस। तो हम लोग अब यहाँ तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? कोफैक्टर। वो वाला जो रिएक्शन है वो ध्यान रखना, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। वो ऐसे देते हैं, एक में एक स्टेटमेंट लिख देंगे एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, या लिख देंगे कोफैक्टर इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस, ऐसे करके लिख देंगे। आप लोग सोचोगे पता नहीं, मतलब आप ध्यान रखना होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम होता है, इतना ध्यान रहेगा तो सब ध्यान रहेगा। होलो एंजाइम इक्वल टू प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, तो यानी कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। क्लियर हुआ? ठीक है। अगले देखो कह रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बॉन्ड। कैसे होते हैं? टाइटली का मतलब होता है कि ये होंगे टाइटली बॉन्ड तभी वो वर्क करेगा एंजाइम, वरना वो वर्क हमेशा साथ में रहेंगे। कह रहा है टू द एपो एंजाइम। ये कह रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है ऐसे कोफैक्टर जो किसी भी किससे किससे एपो एंजाइम से टाइटली बॉन्ड हो। टाइटली का मतलब ऐसा नहीं कि बाद में हट जाए दूसरा आ जाए, ऐसा नहीं सकता, यानी कि एक बार लग गया तो एक बार लग गया। इसके बाद कह रहा है फॉर एग्जांपल पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज व्हिच कैटालेज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो हीम आपने सुना होगा, हीम किसका लगा था? ग्लोबिन ना, प्रोटीन पार्ट होता है ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। वहां पे देखो हीम आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है लेकिन हमेशा रहता है उसके साथ। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और टाइटली, ये इतना ध्यान रखना आप लोग बस, ये वाले टाइटली बॉन्ड यहाँ पे इसे अंडर कर करो इसे टाइटली बॉन्ड को, यही पूछेगा यहाँ पे। सही है? अगले देखो कह रहा है कोएंजाइम आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी होते हैं बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांसिएंट यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। ये बात समझे आप लोग क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये जरूरत होती है एंजाइम को, तब ये क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं, और बकाया ये क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। यानी कि ये कैसा है? टेम्परेरी काम है। कैसा है? होता नहीं है, एक परमानेंट होता है, एक होता है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। सही है? उसके बाद अलग अलग। ठीक है, ये देखो
तो कोएंजाइम कैसा है, टेम्परेरी वाला है, और ये कैसा है, परमानेंट वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, ये ध्यान रखना। कह रहा है फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अब ये कह रहा है देखो कोफैक्टर कैसे होते हैं, ये वाले कोएंजाइम डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम में भी वर्क कर सकते हैं। और वो कैसे होते हैं, जिस एंजाइम के साथ रहेंगे उसी एंजाइम के साथ रहेंगे। इसके बाद कह रहा है बेटा द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन्स। और एंजाइम, ये कोएंजाइम क्या होते हैं, विटामिन्स क्या हो सकते हैं। कह रहा है कोएंजाइम निकोटानिमाइड एडेनिन डाइमिन यानी NAD NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। सही है, तो यानी कि ये कह रहा है कोएंजाइम विटामिन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, जब एंजाइम कैटालिटिक यानी कि इस पोजीशन में होगा वर्क करने की, तब ये क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे और उसके बाद ये हट सकते हैं। और वो वाले कैसे होते हैं बेटा, प्रोस्टेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड। सही है, हमेशा के लिए। ये अब ये बच्चे लड़के समझ रहे हैं ये क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड का मतलब क्या होता है, टाइटली बाउंड का मतलब कस के। अभी क्या है कस के क्या होता है, कस के होता है। मजबूती का मतलब ये यहाँ मजबूती सा मजबूती मतलब नहीं, यहाँ पे है परमानेंट। हाँ, जैसे मार्कर परमानेंट और नॉर्मल वाला। हाँ, ऐसा बोल सकते हो, ये सही है। अरे ये मार्कर होता है, मिटा सकते हैं इसको, और वो अरे ऐसे मान लो तुम्हारी शादी जाए वो कैसा हो जाएगा प्रोस्टेटिक ग्रुप। और बेटा जो पहले होता है सिस्टम वो क्या होता है, वो एंजाइम कैसा होता है। हाँ, ये कोएंजाइम नहीं है क्या, और ये क्या है क्या, अच्छा वो तो बेटा उसके वो अब तो ऐसा तो अगर ये बात करोगे तो एक्सेप्शन हर केस मिल जाएगा बेटा, लेकिन नॉर्मली तो क्या है ये प्रोस्टेटिक ग्रुप। समझ गए आप? ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, आप नहीं भूलोगे। आ गया तो चलो क्लियर हुआ? ठीक है, अगले कह रहे हैं a number of enzymes require metal ion। क्या कह रहा है, metal ion for their activity which form coordination bond with side chain at the active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate। जैसा एग्जांपल कह रहा है जिंक is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxy। आपने देखा होगा बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो विदाउट कैल्शियम आयन या किसी आयन के काम नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, ये क्या जी, ये मेटल आयंस। क्या होते हैं, मेटल आयंस। तो आप तो कहें हेडिंग डाल दो मेटल आयंस। तो बेटा ये चैप्टर हो गया तुम्हारा। इसके बाद कह रहा है कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव। अगर तुम कोफैक्टर हटा दो तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंजाइम की कम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और कह रहा है बेटा which testify that they play a crucial role in the catalytic activity for the enzyme। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या का पोर्शन, कोफैक्टर। बस ये ध्यान रखना है तीन टाइप के होते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप, दूसरा कौन सा होता है वो एंजाइम, और तीसरा होता है मेटल आयंस। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रुप मतलब परमानेंट, उसका मतलब टेम्परेरी, और इसका मतलब पता नहीं क्या है इसका मतलब ये है, हाँ इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंजाइम के पार्शियली। हाँ सही है, चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखो, जैसे भी ध्यान रखो। NAD और NADP क्या है, ये वही तो है, NAD और NADP जो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है ATP का होता नहीं है, ATP के 3 ATP होते हैं, NADP में ये वही है। चलो बेटा ये वाला चैप्टर हो गया, एक बार आप लोग प्लीज रिवाइज करो, उससे कोई डाउट हो आपको तो मुझसे क्लियर करो। सब समझ में आएगा बेटा, मैं भी नहीं सर ग्रेप शुगर कौन सी होती है, कौन सी, ग्रेप शुगर अंगूर वाली। सर हाँ भाई तो होगी ग्रेप शुगर। वो नहीं, मगर ऑप्शन गलत बताया है उसमें। अब क्वेश्चन बताओ मुझे। उसमें लिखा था also called grape sugar। ऑल्सो स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलना। GRAPE। ऑप्शन में क्या था, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होगा, मगर उसमें आंसर ग्लूकोज था, ये कैसे हो जाएगा। तभी तो पूछा मैंने।
लैक्टोज नेचुरल शुगर होती है, वही होती है। चलो मैं देखूंगा इसको कुछ ऐसे क्वेश्चन बेटा सेंड कर दिया करो मुझे, ठीक है? जो तुम्हें लगा कि बहुत डाउटफुल है, ऐसा होता नहीं कभी कि या तो कभी कभी ऐसा होता है आंसर गलत होता है, ये ऐसा ही बहुत होता है उसको, तो फिर मैं ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करके बताता हूँ बच्चों को। ऐसा भी नहीं कि एकदम कभी गलत बता दें तुम्हें कि यही होगा और वो वही क्वेश्चन आ जाए किसमें, नीट में। तो ऐसे 10-5 क्वेश्चन होते हैं डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को, वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप किया करो, सही है? जैसा हाँ देखता हूँ। हाँ बताओ क्या करो। बायोमोलिकुलर नहीं, यहाँ पे क्यों करेगा वो, तो हमने स्ट्रक्चर होना पढ़ लिया। मैं देखता हूँ बेटा, एक सबका देखता हूँ। सर प्लांट बॉडी में कौन सी शुगर ट्रांसपोर्टेड विद द प्लांट बॉडी? क्या होती है? ये बताइए ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, ट्रांसपोर्ट। बेटा आपको कुछ लगा रहा बेटा बातें कर रहा हूँ, आपको मैं रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। और किसी भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? समझ गया अगर यार चैप्टर पढ़ लिया, समझने का मतलब ये होता है खाली चैप्टर का छोटे से क्या पढ़ा है, पढ़ो
ठीक है बेटा, आप लोग बताओ किसी को डाउट है अभी तक? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है एक से ज्यादा और सेकंड में होता है सुपर, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज आप किसी ने किया होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये बोलो मत बेटा, ग्लाइकोज है, स्टार्च, सेल्यूलोज, सभी क्या है पॉलीसेकेराइड, जैविक चलो समझ जाओ। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल कंप्लीट कर लिया। आप लोग आज जाके इसके क्वेश्चन लगाना, और आज कल संडे भी है, और पीछे का सब रिवाइज कर लेना। फिर भी मैं एक बार आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपके पास आधा घंटा है, कोई भी बच्चा पीछे कोई टॉपिक पढ़ना चाहना तो मैं बता दो एक बार। हाँ बताओ। बोलो मत सब लोग एक करके बताना। हाँ तुम बताओ क्या कर रही हो? फाइलम। चलो और बताओ। अच्छा ये बताओ, प्लांट किंगडम वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? बेटा खाली 30 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। अब तुम अकेले। एनिमल वाले कितने हैं यहाँ पे? एनिमल किंगडम वाले खाली कॉर्डेड पार्ट। पहले वाली पढ़ा दी थी, वो छोटा सा टॉपिक है ना। अभी रुको रुको, तुम्हें क्या पढ़ना है? कॉर्डेड साइज, ऑस्टल साइज, ये पूरा कॉर्डेड। पूरा कॉर्डेड नहीं, और जो वो फिशेस वाले में भी बच्चे होते हैं ना। अरे जो कॉर्डेड फिशेस में कॉर्डेड साइज, ऑस्टल साइज है बेटा। ये ऐसा करो, मेरी बात सुनो। अभी रुको, टेस्ट आपका सैटरडे को है। अरे पहले सुनो, टेस्ट कब है? सैटरडे को है, ठीक है। तो आप लोगों का एक प्लांट किंगडम है जो, सर कौन सा सैटरडे को? अरे अगले सैटरडे जहाँ तक होगा ऐसा तो कोई। अब हम लोग बात मत करो बेटा, मंडे को आके मैं सबसे पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा, पूरे पूरे। चलो तो पहले ऐसा करो, पहले प्लान करो। चलो अब ऐसे मत करो बेटा। सर उसमें खाली पूरी टाइम चला जाएगा। सुनो तो पहले सुनो तो, आपस में लड़ाई मत करो। पहले प्लांट किंगडम आ रहा है सीक्वेंस में, उसके हिसाब से मैं सुनो तो पहले मेरी बात। और एमजे सुनो, मंडे को आऊंगा उसके बाद पूरा समझाऊंगा, ठीक है? एक दिन की बात है खाली। चलो हम लोग स्टार्ट करना है प्लांट किंगडम। क्या करना है? प्लांट। लेकिन मैं डिटेल में रहूंगा, वैसे मत रहूंगा। शांत रहो बेटा, अभी पढ़ लो। अब जो भी बोलेगा पिट जाएगा बेटा, शांत बैठो। प्लांट किंगडम, सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको तैयार करने का, ठीक है? मैंने कहा था प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन है। कितने? 5 बोलते रहना था सब। थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और ये सब आपको पता है। इसके बाद मैंने कहा था जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में आपको पता है हेटेरोट्रॉपिक वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। पता है सब आपको? ठीक है, एक बार मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। पहले देखो थैलोफाइटा आएगा, दूसरा कौन सा है? ब्रायो, तीसरा है टेरिडो और जिम्नोस्पर्म और सबसे पहले आपका काम क्या करना है, एक करके बात कर रहा हूँ मैं, सब ध्यान सुनो बेटा, बोलो मत, अब डिस्टर्ब होगा वरना। थैलोफाइटा मैंने कहा था एलगी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? एलगी को पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एलगी का मतलब होता है कि बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है। कैसी होती है बेटा? थैलस लाइक का मतलब होता है यहाँ पे ना तो स्टेम होती है, ना रूट होती है, ना लीफ होती है, और ना ही यहाँ पे कोई वेस्कुलर सिस्टम होता है, कुछ नहीं होता। यानी कि ऐसा थैलस लाइक बॉडी का मतलब होता है जो बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट ना हो, ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम लोग कैसी बॉडी? थैलस लाइक। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है बेटा वो होती है हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। कौन सी होती है? हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि यहाँ पे जो
मेन प्लांट बॉडी होगी वो हैप्लॉइड सेल से बनी होगी। कौन सेल से बेटा? समझ गए? अगर एक बात मैंने आपको बताई थी पहले, मैंने कहा था बेटा अगर कोई हैप्लॉइड बॉडी है, कौन सी बॉडी है? तो उसको बताओ गैमेटोफाइटिक बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक? गैमेटोफाइटिक। क्या बोलेंगे? और अगर कोई डिप्लॉयड बॉडी है उसको क्या बोलेंगे? कहाँ किसका रौला सब लोगों को पता है, स्पोरोफाइटिक है। अब आप लोग बताओ कि अगर आपसे पूछ रहा है एल्गी केस में कि बताओ स्पोरोफाइटिक क्या होगा, जाइगोट तो होगा खाली, जाइगोट तो गैमेट दो मिलेंगे और जाइगोट में क्या होता है बाद में म्यूसिस, क्या होता है? जिससे मेन प्लांट बॉडी कैसी रहती है? हैप्लॉइड। समझ गए आप लोग? ठीक है, यहाँ पे एल्गी के बारे में आप मेरी बात सुनो पहले। आप लोगों को पहले 3 क्लास पढ़ना है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। आपको पता है 3 टाइप के एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। मैंने कहा था ग्रीन तो हमें देखने को मिलते हैं फ्रेश वाटर में होते हैं, लेकिन ब्राउन और रेड जो होते हैं वो समुद्र में होते हैं बेसिकली, इसलिए हमने देखे नहीं कभी। तो आप लोगों को खाली बेटा सबसे पहला काम है एग्जाम्पल याद करना, तीनों के एग्जाम्पल याद करना घर पे जाके, ब्राउन, वो ग्रीन, ब्राउन और रेड। इसके बाद आप लोगों को बस डिफरेंस ध्यान रखना है क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी में। जैसे कौन सा पिगमेंट होता है, सही है, उनका स्टोरेज फॉर्म क्या होता है फूड का। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो एक उनकी बॉडी होती है, जैसे आपने पढ़ा था ब्राउन एल्गी होते हैं जो वो बहुत बड़े होते हैं, 100 मीटर लंबे तक होते हैं। कितने? जैसे इसका एग्जांपल था कील होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ये सब आपको याद करना है बस। और इसमें क्या है बताओ एल्गी वाले पोर्शन में? किसी को यहाँ से कोई डाउट है बताओ? इसके बाद सुनो, अच्छा मैंने यहाँ पे गैमेट के बारे में बताया, सेक्सुअल गैमेट होते हैं और ये सेक्सुअल होते हैं, तो बताएं आपको सेक्सुअल के बारे में कंडीशन बताइए। तीन टाइप के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस का मतलब मैंने बताया था जिसका सिमिलर साइज होता है, यानी कि साइज कैसा होगा? सिमिलर, तो उन्हें क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। एनाइसो का मतलब क्या होता है? डिसिमिलर साइज में होते हैं, तो क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस। और oogamous का मतलब होता है कि साइज तो डिसिमिलर होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक होगा मोटाइल और एक होगा मोटाइल। कौन सा होता है? मेल मोटाइल। और फीमेल कैसा होता है? नॉन मोटाइल। और मेल कैसा होता है? लार्ज। और फीमेल लार्ज और मेल कैसा होता है? क्लियर है? एक बार इतना क्लियर कर लेना और इसके बाद बस एग्जाम्पल याद कर लेना है। हाँ हमारा oogamous होता है, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? बताओ सब बच्चों को, एग्जाम्पल याद कर लो घर पे जाके बस। और क्या बचा है एल्गी में? मेन आता है हम लोग ब्रायोफाइट पे। किस पे आते हैं? जहां बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहते हैं तो मैं बता दे रहा हूं आपको। आप लोग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट साथ साथ पढ़ा दे रहा हूं। हाँ, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट क्या पढ़ा रहा हूं? साथ साथ। देखो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल का प्रॉब्लम होता है खाली किसका होता है बेटा? पहले कुछ बातें सुन लो। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि मैंने कहा था होते तो टेरेस पे हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि विदाउट वाटर के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नदी किनारे रहते हैं। नदी हो गया, तालाब हो गया, उनके किनारे होते हैं। इनका काम होता है हम बोल सकते हैं प्लांट सक्सेशन में हेल्प करना, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो वन, जैसे कोई खाली जगह है वहाँ पे छोटे प्लांट आते हैं, उसके बाद बड़े आते हैं, उसके बाद और बड़े आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? प्लांट सक्सेशन, यानी कि निर्माण, वन का निर्माण। तो उसमें हेल्प कौन करते हैं? ब्रायोफाइट। सबसे पहले यही आते हैं ब्रायोफाइट। दूसरी बात सुनो, यहाँ पे बेटा स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं उसके तरह होते हैं लेकिन होते नहीं। जैसे रूट लाइक जो होता है राइजोइड्स, क्या होता है? तो यहाँ पे मेन हमें ध्यान रखना है। और बेटा इधर देखो, यहाँ की इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉइडिक। कैसी होती है? मतलब इनका आधा प्लांट होता है हैप्लॉइड सेल से और आधा प्लांट बना होता है डिप्लॉइडिक, यानी कि ए डिप्लॉइड सेल से। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है डिप्लोहैप्लॉइडिक। कैसी होती है? डिप्लोहैप्लॉइडिक। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, कौन से होते हैं बेटा? टेरिडोफाइट्स के पास ट्रू स्टेम होती है, ट्रू लीफ होती है और ट्रू ही लीफ होती है। मतलब सब कुछ ट्रू होता है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिनके पास जाइलम और फिलम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी होते हैं, यानी कि ये टेरेस्ट पे आ जाते हैं। जैसे बाहर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे टेरिडोफाइट्स। कौन से मिलेंगे? टेरिडोफाइट्स का जो मेन काम होता है वो होता है बेटा जड़ी बूटियों में, यानी कि दवाइयां बनाने में। दूसरा काम होता है सजावट में। किसमें होता है? सजावट में। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, संजीवनी बूटी, हाँ टेरिडोफाइट्स से लेके आए हनुमान जी, ठीक है कोई बात नहीं, इधर आ जाओ हम लोग। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स मैंने बताया था। यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, देखो सब लोग
ब्रायोफाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रायोफाइट में स्पोर होता है, सॉइल में आता है, मिट्टी में आता है, जर्मिनेट करता है, तो मैंने बताया था बनाता है लीफी गैमेटोफाइट। क्या बनाता है बेटा? लीफी गैमेटोफाइट का मतलब है कि नाम से पता लग रहा है लीफ होंगी, और जब लीफ होंगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, करेगा ना। और आपको पता है ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होती है वो डोमिनेंट स्टेज होती है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी कौन होता है? गैमेटोफाइट। कौन होता है? और गैमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और वहां पे क्या होता है? गैमीट बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। अब आप लोग बताओ गैमेटोफाइटिक बॉडी किससे बनी है? स्पोर से। और अगर स्पोर से बनी है तो आप लोग बताओ कैसे होगी? हैप्लॉइड। कैसे होगी? और हम उसको गैमेटोफाइटिक क्यों बोल रहे हैं? गैमीट बना रही है। क्लियर हुआ इतना? अब गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, अब जो नया प्लांट उसके ऊपर बनेगा वो कैसा होगा? स्पोरोफाइटिक, यानी कि डिप्लॉइड। कैसा होगा? डिप्लॉइड क्यों होगा? क्योंकि हैप्लॉइड से मिलके बना है, इसीलिए वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। लेकिन वो होता है बेटा नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है? वो किसमें ऐसा होता है? ब्रायोफाइट्स में। किसमें ऐसा होता है? यानी कि मैं बोल सकता हूँ ब्रायोफाइट्स में वो प्लांट जो होता है वो होता है नॉन फोटोसिंथेटिक। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखनी है आपको, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? आप बोल सकते हो स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक, यानी कि यहाँ पे स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर? और यहाँ पे जो मेन बॉडी होती है वो कौन सी होती है बेटा? गैमेटोफाइटिक, यानी कि क्योंकि वही लीफी होती है। सही है। और यहाँ पे आपको पता होगा प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, इसके बाद लीफ बनती है, और लीफ में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, क्या बनता है? जाइगोट बनता है, उसके बाद फिर से क्या बन जाता है? स्पोरोफाइटिक। और स्पोरोफाइटिक क्या बनाता है बेटा? ये बताओ कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा? म्यूसिस। क्या होगा? और म्यूसिस होके बनाएगा क्या? स्पोर। और स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड। फिर से ये क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। बस ये खेल चलता है यहाँ पे। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है आपको पता होगा मेल थैलस, मोसिस और लेबर बर्ड में हमने डिवाइड किया है। लेबर बर्ड से मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना बेटा कि जो मोसिस होते हैं और लेबर बर्ड्स होते हैं, जो मोसिस होते हैं, मोसिस उनका स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होता है वो ज्यादा डेवलप होता है किससे? लेबर बर्ड्स से। सही है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेबर बर्ड्स में आपने देखा था कि वहां पे गैमा कप होता है, जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल बर्ड। अगर आपने पढ़ा हो, ये नीचे को साथ होता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है? टेरिडोफाइट्स में जो बेटा मेन प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक। कौन सी होती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैमेटोफाइटिक होता है वो खाली छोटी सी स्टेज होती है, इसे बोलते हैं प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। सब लोग पता है? तो सही है, प्रोटोनीमा। ठीक है, जो छोटी स्टेज होती है ये कौन सी होती है? प्रोटोनीमा, गैमेटोफाइटिक। इसके बाद यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और यहाँ पे जाइगोट बनता है, नया प्लांट बनता है। जो मेन प्लांट होता है वो कौन सा होता है बेटा? स्पोरोफाइटिक। कौन सा होता है? और स्पोरोफाइटिक इसीलिए यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रहता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक के ऊपर। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइटिक नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। क्लियर हुआ? अब आप लोग बताओ यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं? हॉर्सटेल हो गए, फर्न हो गए, ये सब तो पढ़ते हैं। सही है। तो इनका आप लोग बस ये पढ़ लेना इसके बारे में। अब बताओ ब्रायोफाइट, एलगी और टेरिडोफाइट में जो भी डॉट है वो तो बताओ मुझे जल्दी देखिए बेटा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एक चैप्टर को आपको पढ़ने में 1 घंटा लगेगा और पूरा आपका तैयार हो जाएगा। ऐसे मत पढ़ा करो कि ऐसे बैठ गए कहानी राजा की पढ़ रहे हैं, ये राजा जा रहा था घोड़े से और उधर से हसीना मिल गई, ऐसा नहीं पढ़ना है। आप लोगों को पढ़ाई ऐसी करनी है जो आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहे और आप लोग सबको साफ साफ देखे कि इस चैप्टर में पढ़ क्या है बस। और तुम्हारा एम रहना चाहिए चैप्टर पे ना कि फोन पे। सही है। बहुत बच्चों का रहता है मैसेज नहीं आया तो पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, जब तक मैसेज आ गया तब तक मैसेज आ गया, उसके बाद पता नहीं पढ़ाई कहाँ से। मेरे पास फोन नहीं था उस टाइम ऐसा। सही कह रहे हो। चलो बेटा ये जल्दी से करो, देखो एक बार इसी डॉट ऑफ चलेगा। क्या टेरिडोफाइट्स में? उसमें प्रोथैलस होता है। अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे प्रोथैलस होगा बेटा। क्या होगा? और यहाँ पे क्या होता है? प्रोटोनीमा। ठीक है, वो तो बात नहीं।
बेटा अब आ जाओ जिम्नोस्पर्म पे, किस पे जाओ? देखो जिम्नोस्पर्म मैंने बताया था ये बड़े बड़े प्लांट होते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों कैसे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं। इनके पास सब कुछ होता है, जाइलम फ्लेम होता है, इनके पास रूट होती है, स्टेम होता है, लीफ होता है, सब कुछ होता है इनके पास, ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है कि ये होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कैसे होते हैं बेटा? और ये वाले कैसे होते हैं? अब ये आप लोग बताओ, यहाँ पे नॉन अगर फ्लावर नहीं होगा, इनके दोनों की लाइफ साइकिल कैसी होगी? डिप्लॉइडिक। कैसे होगी? अब आप लोग एक बार बताओ मुझे, अगर यहाँ फ्लावर नहीं होगा तो क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा? नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो इसका मतलब ओवरी नहीं होगी, ओवरी नहीं होगी तो फल नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो सीड कैसे होंगे? नेक। दूसरी बात सुनो, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सीड बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? स्टार्ट जिम्नोस्पर्म से। किससे बनते हैं? यहाँ पे क्योंकि फ्लावर तो नहीं होता तो फ्रूट तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? लेकिन यहाँ पे ओव्यूल होता है, और ओव्यूल डेवलप किसमें होता है? सीड में। किसमें होता है? मैंने यहाँ पे मेनली जो आपको बताया था वो बताया था साइकस और पाइनस में डिफरेंस बस, और तुम कुछ मत पढ़ना इसमें, खाली ध्यान रखना, तो बस ध्यान रखना साइकस पाइनस में 3 है 4 है जो भी है। जैसे मैंने कहा था आप लोग बताओ, जो प्लांट होते हैं रूट के साथ जो फंगस रहता है वो साइकस होता है पाइनस होता है? पाइनस, जिसे बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बनाता है? सही है। इसके बाद मैंने कहा था पीएम, ध्यान रखना पीएम, पाइनस और माइकोराइजा। अब ऐसे ध्यान मत रखना वहां पे सीएम, क्योंकि साइकस भी होता है, माइकोराइजा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं पीएम को ध्यान करके गया था, वहां मेरे माइंड में आ गया सीएम। अब क्या हो गया? और ना सी फॉर साइकस होता है, और बात तो सही बन रही थी ना, साइकस ऑफ माइकोराइजा, और पी फॉर पाइनस माइकोराइजा। लेकिन मैंने फिर बाद में बहुत अच्छे से दिमाग लगाया, मैंने कहा साइकस हाँ वहां पे, और ट्रिक। इसके बाद सुनो, साइकस में क्या होता है आपको ध्यान होगा, रूट जो होते हैं, रूट उनके पास कौन रहता है साइकस के? एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं कोरलवाइड रूट। ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रांच कौन है, अनब्रांच कौन है। ऐसा कौन सा प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है, ऐसा कौन सा है जो यूनिसेक्सुअल है। ऐसे कौन से इसके लीफ जो होती हैं वो छोटी होती हैं, ऐसी लीफ कौन से प्लांट कौन से इनके लीफ बड़ी होती हैं। बस ये सब आपको ध्यान रखना है, साइकस और पाइनस डिफरेंस, बस और कुछ मत याद रखना है यहाँ पे। सही है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर दोगे। एक बात और बताओ मुझे, अब मैंने कहा था अगर मैं मेगा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? मेगा। या मैं बोल रहा हूँ बेटा क्या मेगा बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ फीमेल की बात कर रहा हूँ। और अगर दूसरा माइक्रो बोल रहा हूँ तो मेल। पता है आपको? एंथ्रीडिया मतलब मेल, आर्चिगोनियम मतलब बस, और क्या है यहाँ पे? क्लियर? इसके बाद एंजियोस्पर्म के बारे में सब पता ही है तुम्हें, हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? इसके पास फ्लावर होता है, फ्लावर होगा तो उसके पास सब कुछ होगा। सही है, फीमेल पार्ट भी होगा और मेल पार्ट भी होगा। इसके बाद से यानी कि हम बोल सकते हैं एंड्रोसियम भी होगा, और क्या होगा? गाइनोसियम भी होगा। और यहाँ पे पॉलीग्रेंसी बनते हैं। आपको पता है एंजियोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट में आपको डिफरेंस पता है सबको? अच्छे खासे पता होंगे, लीफ देख के, रूट देख के हम सब लोग बता सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सही है। और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड, और जो जाइगोट बनता है वो कैसा बनता है? डिप्लॉइड। क्लियर है? और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है वो कौन देता है? एंडोस्पर्म। बस ये कहानी थी तुम्हारी किसकी? प्लांट किंगडम। कितना टाइम लगा बताओ? 20 मिनट नहीं लगे। अब बताओ किसी को डाउट है पूछो। बेटा आप लोग एक चैप्टर को बहुत अगर सही से पढ़ोगे तो 1 घंटा, 1 घंटे में आप एक चैप्टर बड़े आराम से खत्म कर सकते हो। लेकिन आपको आना चाहिए पहले से, ऐसा नहीं कि आप कैसे एकदम बैठते हो पढ़ने 2 महीने बाद। चलो एक बार रिवाइज करो जल्दी अपने आप से, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। और मंडे को आपको एनुअल रिव्यू में करवा दूंगा एक बार। इसके बाद आप पढ़ के रहना करते हैं अच्छे तरीके से। कल कैसे लगेगी? अभी तो सिस्टम होने वाला है स्टार्ट नाइट में, मतलब ना वीडियो कॉल वाला गूगल मीट। सही है, गूगल मीट। आप सब लोग ऑनलाइन आओगे
और डॉट पूछोगे, लेकिन वहाँ पे खाली बात वो करेगा जिसके डॉट होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं तुम उस पर गुड नाइट और गुड डिनर कर रहे हो, ठीक है? हालचाल मैं पहले बता दूंगा, आराम से बता दूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों को खाली क्या करना है, क्वेश्चन लेके आना है और अपना माइक चालू करना है, पूछना है, बस इतना करना है, सही है? लेकिन विद कैमरा। चलो कोई बात नहीं, कहते हो हम लोग एक मिनट पढ़ाई करो, हम बात बहुत कर रहे हैं। अभी आपको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है? जिससे आप लोग गले में डाल के आराम से आया करना। सब लोग रजिस्टर किया हुआ है? अभी हम प्रदीप भाई बुलाएंगे तभी हम मिल जाएंगे। हाँ सबको मिलेंगे। चलो आप ही गए बेटा, अभी स्पीड चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब लिखा हुआ है। बेटा ये गले में डाल के आना है, जिससे जो नहीं आएगा। हाँ सबके किसके? चलो जिसके भी है कार में। सबसे पहला किसका है? संजना सिंह। कौन है? अरे वो अगली बैठी है, अभी नहीं मिल रहा है बैठने को। इसके बाद पुष्पेंद्र। कौन है? नहीं है। अंशिका बैस। कौन है? फोटो भी लगे देख रहा हूँ। विशेष, मीनाक्षी, लावल भारती, इसके बाद सृष्टि, अमित कुमार, रत्नेश सिंह, रोशनी वर्मा, प्रियांशी, इसके बाद कुशाक, हिमांशी। चलो होगा जिसका भी अभी देख जाएंगे। और भी आ रहे हैं, और भी है ना, ये इतना सुनना है, और भी है। सही है, हम आपको लगोगे थोड़े। अगर आप बाइक से जा रहे हो और कोई चेकिंग कर रहा है तो दिखा देना, कहना मुझको हमने कहा हमें कुछ ना तो वोट पैड दे दो। नहीं ठंड आ रही ना तो मजा आएगा। चलो बेटे अब बातें मतलब आपने रिवाइज करो, बहुत मजा करो। बेटा मैंने बोलने को नहीं बोला है, रिवाइज करने को बोला है। और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लो। हाँ मॉस्किटो की मॉसेस, मॉस्किटो क्लास है कौन? मॉसेस। और हमने क्या पढ़ा था? लिवर बर्ड्स ना। देखो ऐसा मिलो, लिख के बताओ, ऐसा मिलो मॉसेस। हाँ बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, वहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सी होती है? डिप्लो, वो हैप्लोडिप्लॉइडिक। कौन सी होती है? हैप्लोडिप्लॉइडिक होती है। एक बार ऐसा मिलो, अच्छा फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो बेटा, ये कोई स्पोर है, क्या है? आप लोग बताओ स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड होते हैं। ये कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा और जर्मेट करेगा। तो जर्मेट करता है तो बनता है प्रोटोनीमा। क्या बनता है? इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, और दूसरा जो बनता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सही है बेटा, ये बन गया। अब यहाँ से क्या निकलाती है? लीफ। क्या निकलाती है? और नीचे निकलाते हैं राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये लीफ डेवलप हो जाती है करके। और आप लोग बताओ बेटा, अगर ये बोलो मत, अगर ये स्पोर से बना है तो ये वाला प्लांट कौन सा होगा? हैप्लॉइड होगा ना। कैसा होगा? और हैप्लॉइड होगा तो ये कैसा होगा? गैमेटोफाइटिक। कैसा होगा? अब यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे फीमेल पार्ट और मेल पार्ट डेवलप हो जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहाँ पे क्या होता है बेटा?
फर्टिलाइजेशन होता है, क्या बन जाता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और यहाँ से एक नया प्लांट बन जाता है, और नया प्लांट बन जाता है तो ये वाला प्लांट कौन सा होगा, एन, और एन मिलके क्या होगा, 2n होगा, और होगा कैसा, स्पोरोफाइटिक। लेकिन स्पोरोफाइटिक होगा, लेकिन यहाँ पे ये होगा नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसा होगा, और ये कैसा होगा, यानी कि अगर तुमसे पूछे मेन प्लांट कौन सा होता है तो आप बताओ गैमेटोफाइटिक। यहाँ पे स्पोरोफाइटिक डिपेंड रहता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइटिक के ऊपर। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, म्यूसिस, क्या होगा, और बन के जाएगा स्पोर, फिर से वही कहानी चलेगी आगे। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। सही है, क्योंकि नॉन फोटोसिंथेटिक है, कैसा है, तो आधा प्लांट हैप्लॉइड और आधा प्लांट, बस ये होता है। क्लियर, क्लियर हुआ, सही है। तो ऐसा क्या यहाँ पे होता है, यानी कि आधा प्लांट होता है हैप्लॉइड और आधा होता है डिप्लॉइड। आप लोगों को कुछ लाइनें याद रखनी है बहुत अच्छे से। जैसे मैंने कहा था, ये देखो मोसिस होते हैं, मोसिस, उनमें स्पोरोफाइटिक ज्यादा डेवलप होता है किससे, लिवरवर्ट से। सही है, हाँ मोसिस का, क्योंकि लिवरवर्ट में आपने देखा होगा कि छोटा सा होता है स्पोरोफाइटिक खाली, वहाँ मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। ठीक है, वहाँ पे एंथीरियो4 और आर्चिगोनियो4 होते हैं। ठीक है, उससे हम पता लगाते हैं कि मेल थैलस है या फिर फीमेल थैलस है। वहाँ पे स्पोरोफाइटिक बहुत छोटा सा स्टेज होता है, फ्लावर टाइप का है, बस उतना है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको लोगों को बेटा ये पता होना चाहिए यहाँ पे। और लाइफ साइकिल अगर आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स की पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखो आप लोग को बताओ, यहाँ पे लीफ इसी वाले पार्ट में तो है, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा होगा, गैमेटोफाइटिक, और कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। अब ये फोटोसिंथेटिक तो इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। टेरिडोफाइट में क्या हुआ था, ये देखो एक बोलो मत, टेरिडोफाइट में क्या हुआ था, स्पोर था, इससे स्ट्रक्चर बनता है खाली ऐसे के बस मिट्टी में, और इसे बोलते हैं क्या बेटा, ग्रोथैलस। और इसके बाद ये खाली इतना ही सा रहता है बस, यहाँ पे लीफ वगैरह नहीं आती है। और यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल को क्या बोलेंगे, एंथीरिया, और उसको बोलेंगे आर्चिगोनिया। यहाँ पे जाइगोट बनेगा, और यहाँ से नया जो प्लांट बनेगा वो कौन सा होगा, स्पोरोफाइटिक। कौन सा होगा, ये कौन सा है बेटा, स्पोरोफाइटिक, और ये कौन सा है। अब आप लोग बताओ यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, क्योंकि ये कैसी है, फोटो सिंथेटिक। तो यहाँ पे स्पोरोफाइटिक नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक, यानी कि यहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंड नहीं रहती है किसके ऊपर, और वहाँ पे देखो मेन है कौन सा, गैमेटोफाइटिक, इसीलिए स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन। बस ये है दोनों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पढ़ो आप लोग। इसके बाद आप लोग आइडेंटिटी कार्ड लेके घर जाओ, कल को ऐसे लटका के लेके आना है। जो बच्चा नहीं लेके आया ध्यान रखना बेटा, उसका चालान हो जाएगा। सही है।